Yes, are you excited? Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए बेटा क्विकली बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहली चीज ये डिस्कस करेंगे, दूसरा कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर डिटरमिन करके दिखाऊंगा, तीसरा कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, राइट? तो चलिए जरा क्विकली डिस्कस करते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो बेटा याद रखिएगा, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने 3 कैपेसिटर्स यहां पे कनेक्ट किए, जैसा डायग्राम में शो कर रहा हूं। कैपेसिटर 1 पे एनर्जी स्टोर होगी U1, कैपेसिटर 2 पे एनर्जी स्टोर हुई U2, कैपेसिटर 3 पे एनर्जी स्टोर होगी U3। तो पूरे कॉम्बिनेशन पे टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? U1 प्लस U2 प्लस U3। और अगर इस तरह के n कैपेसिटर्स मैंने कनेक्ट किए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी क्या होगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 सो ऑन अप टू UN। अलजेब्रिकली ऐड होंगी एनर्जीज, ठीक है? फिर चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन का केस हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस हो। यहां पे भी मान लीजिए कैपेसिटर 1 पे एनर्जी स्टोर हो रही है U1, कैपेसिटर 2 पे एनर्जी स्टोर हुई U2, कैपेसिटर 3 पे टोटल एनर्जी स्टोर हुई U3। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी पूरे कॉम्बिनेशन पे? U1 प्लस U2 प्लस U3। और ऐसे ऐसे अगर n कैपेसिटर्स होंगे तो सो ऑन अप टू UN। तो चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, अगर इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड आपको पता है तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? उन सब का अलजेब्रिक सम। अभी प्रूव करके भी दिखा दूंगा आपको कि ये कैसे आया। देखिए बेटा, इस यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी इस पे स्टोर हुई हो, इस पे स्टोर हुई या इस पे स्टोर हुई, कहीं ना कहीं से एनर्जी आई, किसी ने वर्क डन किया होगा तो एनर्जी स्टोर हुई होगी। बात अलग है कि चार्ज कांस्टेंट है। अगर बैटरी ने यहां से चार्ज प्लस Q दिया तो ये प्लस Q जाके इस प्लेट पे अपीयर हो गया प्लस Q, इसके सामने माइनस Q इंड्यूस हुआ। अब यहां बाहर प्लस Q जो इंड्यूस होना था, ये प्लेट यहां कनेक्टेड है, वो जो प्लस Q है वो यहां पर इंड्यूस हुआ। देखिए माइनस Q प्लस Q दोनों चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, ये इंड्यूस चार्जेस हैं। ये इस सेगमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये बाहर से नहीं आए। इसके सामने फिर नेगेटिव Q इंड्यूस होगा, और जो बाहर पॉजिटिव Q इंड्यूस होना था वो कैपेसिटर C3 की फर्स्ट प्लेट पे अपीयर होगा प्लस Q, इसके सामने फिर माइनस Q इंड्यूस होगा। अब जब यहां माइनस Q इंड्यूस हुआ तो यहां बाहर प्लस Q आना चाहिए था। जो प्लस Q है बेटा उसको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एब्सॉर्ब करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल प्लस Q चार्ज दे रहा है, नेगेटिव टर्मिनल प्लस Q को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दिया? Q। तीनों कैपेसिटर्स पे कितना स्टोर हो गया? Q। तो तीनों कैपेसिटर्स पे टोटल चार्ज ऐड अप नहीं हुआ। सीरीज में हमने पहले भी डिस्कस किया, जिनको नहीं ये कंसेप्ट क्लियर वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वाला वीडियो फिर से देखिए। तो हर एक पे बराबर चार्ज स्टोर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो अगर चार्ज बराबर स्टोर हुआ तो टोटल एनर्जी तीनों की अगर हम ऐड करें तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारे पास Q²/2C। पहले कैपेसिटर 1 के लिए Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। तीनों की एनर्जीज को ऐड किया। देखिए तीनों में Q²/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 किसके इक्वल होना चाहिए? 1/C सीरीज। तो ये बना Q²/2 टाइम्स C सीरीज। व्हाट इज C सीरीज? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और पूरे कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज अभी बताया कितना Q है। हालांकि हर एक पे Q अपीयर हुआ, बट बैटरी ने भी कितना दिया? Q। तो यहां पे Q²/2 C सीरीज क्या होना चाहिए? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा यहां तो 3 कैपेसिटर्स के लिए था, तो U सीरीज U1 प्लस U2 प्लस U3 आया। वैसे 3 से ज्यादा होंगे, सो ऑन ऐड करते हो अप टू UN जाएंगे। तो ये वर्क डन किसने किया? ये एनर्जी किसने दी? ये एनर्जी दी हमें बैटरी ने, राइट? अब आते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। यहां पे मैं एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला दूसरा यूज कर रहा हूं, हाफ CV², क्योंकि तीनों के लिए V सेम है। हालांकि आप कोई भी करके देख सकते हैं, आप किसी दूसरे फॉर्मूले को यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है? एनीवे, हाफ U1 हो गया हाफ C1V², U2 हो गया हाफ C2V², U3 हो गया हाफ C3V²। तीनों को ऐड किया, हाफ और V² कॉमन, अंदर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया हाफ CP इंटू V²। तो ये क्या आना चाहिए? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सो U पैरेलल भी U1 प्लस U2 प्लस U3 है। सिमिलरली आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। तो सीरीज हो या पैरेलल हो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन अप टू UN। ये याद रखिएगा। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा कहा जाएगा, मान लीजिए एक कैपेसिटर को आपने चार्ज किया, इसमें एनर्जी स्टोर हुई 20 जूल, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव। एक दूसरे कैपेसिटर को आपने चार्ज किया है, इस पे एनर्जी स्टोर हुई लेट अस से 10 जूल। अब आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब मत कीजिएगा 20 प्लस 10, क्योंकि ये एनर्जीज कौन सी ऐड करनी है, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट कर चुके हैं तब जो इंडिविजुअली एनर्जी स्टोर हुई है उनको ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। या सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअली ये एनर्जी स्टोर हुई है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सबका सम है। यहां पहले कॉम्बिनेशन में नहीं था, ये एनर्जी कब स्टोर हुई थी, जब ये कॉम्बिनेशन में नहीं थे, जब ये दोनों अलग अलग थे। बाद में आपने इनको कंबाइन किया। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि टोटल एनर्जी 30 जूल होगी। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर, इंटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे अब। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे तो बेटा ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, पर चूंकि आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है तो मैं ये आपको कराना चाहता हूं। मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया। किस तरह से बनता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स को लेके। तो यहां पे पहला स्फेयर, इनर स्फेयर जो है उसका रेडियस मैंने मार्क किया R1, आउटर स्फेयर का रेडियस मार्क किया R2। आउटर स्फेयर को फिलहाल मैंने अर्थ से कनेक्ट किया। हालांकि ये फॉर्मूला इसकी कैपेसिटी का मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो इस केस में कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई अपॉन डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। अगर अकेला कंडक्टर हो, अकेला आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो, तो उस केस में आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब भी है, अब R की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ R अपॉन डिफरेंस ऑफ R, ठीक है। कैसे आता है ये, तो देखिए बेटा, जब हमने कैपेसिटी डिटरमिन की, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब भी वही करेंगे। तो सबसे पहले डिटरमिन करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। दोनों स्फेयर्स के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। जरा वही कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू ये आ रही है, उसके बाद हम ये कर पाएंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिटरमिन करें, हमने पढ़ा है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद होगा आपको, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेट करने से पहले हमें E की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। डायग्राम में तो मैंने E डायग्राम में डिपिक्ट कर दे, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यहां चार्ज है प्लस Q और यहां इनर पे चार्ज इंड्यूस हो चुका है माइनस Q, या उल्टा भी हो सकता है, इनर पे प्लस Q आउटर पे माइनस Q, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। आपको सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लेना, ये याद रखिएगा। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, किसी का भी हायर हो, ठीक है। तो जरा क्विकली कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो मान लीजिए बेटा, यहां पे किसी एक पॉइंट पे मैं यहां पे एट अ डिस्टेंस जनरल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोथ द स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस स्मॉल r मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन करने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए यहां पे मैंने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। इस गॉसियन सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट डायग्राम में डिपिक्ट किया ds, और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स आ रही है, कोई भी आ रही हो, इनवर्ड आए या आउटवर्ड आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली क्या करना है, आपको फ्लक्स डिटरमिन करना है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम क्लोज्ड फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहां पर देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E ds cos 180 है, और राइट साइड में चार्ज भी जो एनक्लोज्ड है वो नेगेटिव है, माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनीवे हमें वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बेटा। सो E cos ds cos 180 क्या होगा, -1, तो ये -1 और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होगा, ये जो ब्लू कलर से मैंने सफेद ड्रॉ किया गॉसियन सरफेस, इसका टोटल एरिया। तो बेटा इसका टोटल एरिया क्या होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जब आप E की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, ये वही फॉर्मूला आया जो पॉइंट चार्ज के केस में आता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।
हाँ, अंदर चार्ज पॉजिटिव होता तो फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती, यहाँ प्लस क्यू आता तो यहाँ भी cos 0 आता। फाइनली E की न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती थी। गॉट इट? सो एट ए डिस्टेंस R, स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन है। ठीक है, यहां से एट ए डिस्टेंस R पे जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। V शुड बी इंटीग्रल ऑफ dV। इफ V इज इंटीग्रल ऑफ dV तो dV को हम लिख सकते हैं माइनस E डॉट dr। ये हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट किया था पोटेंशियल ग्रेडियंट से। सो इट इज माइनस E dr cos 180। cos 180 क्यों? हम आउटर सफेयर से, हम इनर सफेयर से आउटर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्स। तो अंदर वाले सफेयर का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर वाले अपने चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल है, आउटर सफेयर के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एनीवे हम यहां से बाहर को जा रहे हैं। सो माइनस E dr cos 180। अब cos 180 क्या होता है? -1 होता है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? इंटीग्रल ऑफ E dr। लिमिट्स क्या होंगी? R1 से लेके R2। आप इनर सफेयर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू dr। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, R टू द पावर -2 dr का इंटीग्रल वो होता है R टू द पावर -1 अपॉन -1। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो उसको हम कह सकते हैं दैट इज -1 अपॉन R। अब आप बेटा लिमिट्स पुट कर दो R1 से R2, तो अपने आप ये फैक्टर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 -1/R2। वैसे 1/R2 -1/R1 आता अगर यहाँ साइन नेगेटिव ना होता। साइन नेगेटिव की वजह से ये क्या आ रहा है 1/R1 -1/R2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो अब हमें चाहिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस उसी फॉर्मूले से देखिए Q बाई V होगी। जब इसको V से डिवाइड करेंगे Q और Q कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अपने आप कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो बेटा ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हाँ, इस चीज में ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला उस केस में एप्लीकेबल है व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थड। When outer sphere is earthed, जब आउटर स्फीयर को हमने अर्थ से कनेक्ट किया, क्योंकि अब आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए अगर इनर स्फीयर अर्थड होता, इफ इनर स्फीयर इज अर्थड, ये मैंने पिछले वीडियो में एक में डिस्कस किया था जब हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था। अगर आउटर इनर स्फीयर को मैं अर्थ से कनेक्ट करूं, इसको ना कनेक्ट करता, कहीं इसको अर्थ से कनेक्ट कर देता, तो क्या होता? अब बेटा आउटर स्फीयर पे भी चार्ज आता, तो अंदर वाला अरेंजमेंट तो एज अ कैपेसिटर बिहेव कर रहा है, आउटर स्फीयर पे भी एक चार्ज है, वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में भी चार्ज कहां रेस्ट करता था? आउटर सरफेस पे। तो उस केस में कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, बीच की स्पेस में जो अरेंजमेंट क्रिएट हुआ है कैपेसिटर, उसके लिए फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है। ये तो रहेगा R2 माइनस R1, ये वाला फॉर्मूला, प्लस एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा? आउटर स्फीयर पे भी चार्ज है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, ये याद रखिएगा, बट इसकी जरूरत बहुत रेयरली पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम तक इन चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना आपने, ये पहले भी डिस्कस किया, आज फिर से बता रहा हूं आपको। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई डाउट रहना चाहिए। सो स्टिल कोई डाउट रहता तो बेटा आप पूछ सकते हैं मेरे को। चलिए हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बेटा क्विकली बढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में। अब भी वही काम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करेंगे। यहां प्लेट्स नहीं है, आई एम सॉरी, पिछली बार भी प्लेट्स कह दिया, बिटवीन टू स्फीयर्स। पोटेंशियल डिफरेंस यहां बिटवीन टू सिलेंडर्स हम डिस्कस करेंगे, फिर C इज इक्वल टू Q बाई V से हम इसकी कैपेसिटी डिटरमिन करेंगे। V डिटरमिन करने से पहले, जैसे पिछले केस में किया, हमें E डिटरमिन करना पड़ेगा, E की वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी इन बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, राइट? इनमें से किसी एक को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किसी एक पे अगर चार्ज स्टोर हुआ प्लस Q, उसके सामने चार्ज इंड्यूस होगा माइनस Q। ये तो आप जानते हैं, सभी कैपेसिटर्स में ऐसा ही होता है। मान लीजिए आउटर का रेडियस है R2, इनर का रेडियस है R1, ठीक है? तो इस केस में कैपेसिटी का फॉर्मूला ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ R2 अपॉन R1। व्हाट इज L? L इज द टोटल लेंथ या टोटल हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करते हैं, उसके लिए अगेन हम अप्लाई करेंगे गॉसियस लॉ।
सो गॉसियस लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया इन दोनों के बीच में, जिसका रेडियस है स्मॉल r। मान लीजिए अब यहाँ पे ये आ गया ds वेक्टर, E इनवर्ड है तो E की डायरेक्शन इधर है। अगेन दोनों के बीच में एंगल 180 होगा, तो ये आ जाना चाहिए E ds cos 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो बेटा cos 180 माइनस 1 है, ये माइनस और माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई RL। ये हम पहले भी गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन में कर चुके हैं जब हमने लाइन चार्ज का फील्ड डिटरमिन किया था। तो राइट साइड में आ गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L एंड L कैंसिल आउट, सो E कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास एट अ डिस्टेंस r। देखो दोनों सिलेंडर्स कोएक्सियल हैं, कॉमन एक्सिस से एट अ डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, राइट। लैम्डा को आप चाहें तो q अपॉन l भी लिख सकते हैं। एनीवे यहां पर बढ़ते हैं अब v अगेन इंटीग्रल ऑफ dv इंटीग्रल ऑफ माइनस E डॉट dr विद इन द लिमिट्स r1 टू r2। फिर से ये वाला पार्ट सेम रहेगा जो मैं पिछले केस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब देखते हैं जरा E की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो बेटा यहां पर E की जो वैल्यू है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहां पे हो जाएगा dr अपॉन r लिमिट्स r1 टू r2। तो देखिए बेटा dr अपॉन r 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल क्या होता है, log x, आपको याद होगा। हाँ, कौन सा log? नेचुरल log। सो इट इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r विद इन द लिमिट्स r1 टू r2। अब आप लिमिट्स पुट करके देखिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r2 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r1, ठीक है। अब log m माइनस n को क्या हम लिख सकते हैं, log m अपॉन n, तो इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r2 अपॉन r1, ठीक है। फाइनली लैम्डा को q की टर्म्स में लिखते हैं, सो लैम्डा इज q बाय l, तो मैं इसको लिख सकता हूँ q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r2 अपॉन r1, राइट। अब टारगेट क्या है बेटा, टारगेट है कैपेसिटेंस, और यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है, q अपॉन v। तो देखो जरा v की वैल्यू क्या है, q अपॉन, इट इज q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ r2 अपॉन r1, ठीक है। q q कैंसल आउट हो गया, तो देखिए क्या यही फॉर्मूला वापस आपके पास आया कि नहीं आया, समझ आई। सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर माइनस E डॉट dr के इंटीग्रल से पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो C इज इक्वल टू q अपॉन v। तो बस यहां से आप कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही था। वेन डे ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो बीच में एक वीडियो पोस्ट कर सकता हूं मैं उस पर। सो फिलहाल आप इतना याद रखिए और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे इतना ग्रो करोगे। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम भेजिए, सिंपल सी टेक्निक है, बस इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना आपको, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।